Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Polity Current Affair class. We are covering third week of December, and let's begin with the very first and very important topic, that is National Consumer Day and Consumer Protection Framework in India. So every year at 24th of December, we commemorate and celebrate the National Consumer Day. So it obviously highlights the needs of consumer rights and their protection, and also ethical market practices, grievance redressal. अब हमें पता है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट इकोनॉमी बनती चली जा रही है, करोड़ों कंज्यूमर्स हैं, और कंज्यूमर्स ना सिर्फ इंडियन कंपनीज से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं बल्कि फॉरेन कंपनीज से भी। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए। So we are having Consumer Protection Act as well. So what is the background of this particular day? So as we discussed that every 24th of December we celebrate because it marks the enactment of Consumer Protection Act in 1986. So 86 में क्योंकि ये लॉ आया था, इसलिए इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये डे हर बार कॉमेमोरेट करते हैं। Then it comes to Consumer Protection Act 2019, which replaced the Consumer Protection Act of 1986. So बेसिकली जो नए चैलेंजेस आए थे, अब आप सोच के देखेंगे 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तब बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्या, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट तो थी ही नहीं, आप Amazon फ्लिपकार्ट से सामान नहीं ले रहे थे। अब ढेरों ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, मतलब पर्टिकुलर कंपनीज भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई अपना सामान बेच रहे हैं, छोटे से बड़ा। तो खासकर डिजिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, यहां पर कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2019 में हम एक नया एक्ट लेके आते हैं। इट फोकसेस मेनली, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, एट डिजिटल मार्केट, ई कॉमर्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। रिसेंट टाइम में इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। Then it comes with protecting the consumer rights and also especially focus on speedy and effective grievance redressal mechanism in form of consumer forums. Then what are the key provisions of this Consumer Protection Act 2019? So basically, especially जो आप नोट करेंगे वो ये, that under section 2 clause 28 के थ्रू misleading advertisement को prohibit किया जाता है। So it comes that false description or guarantees, deceptive claims and concealment of facts, then classified as अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन सबको यहाँ प्रॉफिट प्रोहिबिट किया जाएगा। सो कोई भी अगर फॉल्स डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक है, तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप, उसमें एनिमल फैट का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर इस तरह से आप या तो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉल्स डिस्क्रिप्शन देते हैं, या फिर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करते हैं कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कॉस्मेटिक के अंदर कोई एनिमल फैट यूज हुआ है लेकिन आपने उसको उसका डिस्क्लोजर नहीं किया है, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर बहुत लाजमी है, तो उन सारी चीज को प्रोहिबिट करने का काम करेगा। एंड फर्दर सेक्शन 21 ऑफ पर्टिकुलर एक्ट गिव्स पावर टू द consumer forums that they can order discontinuation, modification of misleading ads, and further they can apply this power to manufacturers, endorser, advertisers or publishers के ऊपर भी। Now very important, six essential consumer rights in India under the framework of the Consumer Protection Act 2019। क्या छह इंपॉर्टेंट राइट है, ये इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा, याद करने वाला काम है, रट्टाफिकेशन वाला काम है। सो फर्स्ट, इट इज अबाउट राइट टू सिक्योरिटी। सो किसी भी हजार्डस गुड्स या अनसेफ सर्विसेज, उनके खिलाफ आपका ही राइट बनता है। तो मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें कोई कार्सोजेनिक एलिमेंट्स अगर मिले हुए हैं, तो उनके खिलाफ आपका राइट है। देन राइट टू इंफॉर्मेशन, दिस इज अबाउट फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस। सो जो भी कंप्लीट डिटेल है अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द क्वांटिटी, अबाउट द प्राइसेस, प्राइसिंग, वो प्रॉपरली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन राइट टू चूज एन एग्जिट, तो सेम कंपिटिटिव सेट ऑफ प्राइसेस पर आप एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज नहीं होंगी। फर्दर राइट टू वॉइस आउट, सो कंज्यूमर फोरम्स के अंदर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल, दैट फेयर सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंस थ्रू कंज्यूमर forums. And then right to education, that means it is about awareness and knowledge about consumer rights and protection। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
कंज्यूमर राइट्स की नॉलेज पहुंचानी है, जैसे जागो ग्राहक जागो जैसी एड्स चलती हैं। बाकायदा फंड है, हम आगे बात करेंगे, जो स्टेट्स को एनेबल करता है ताकि वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैला सके कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में। फर्दर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो हम बार बार कंज्यूमर फोरम कह देते हैं, तो एक सेंट्रल लेवल पर हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्रिएट की है, and it is established under Section 10 of CPA, Consumer Protection Act of 2019. Hence, it's a statutory body. और जुलाई 2020 से ये ऑपरेशनल है. This is considered as Apex Consumer Forum. क्या पावर्स हैं इनके पास? So they can penalize for unfair trade practice and misleading ads. मिसलीडिंग एड्स आप समझ रहे हैं, जैसे कि बाबा रामदेव जी का केस काफी फेमस एंड फेमस रहा, जहां पर उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों के थ्रू कुछ प्रोडक्ट तैयार किया और उसको कोरोना की दवाई बता के, आई बिलीव कोरोनिल के आधार पर बेचा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से काफी उनको बैकलैश झेलना पड़ा था। तो इस तरह से अगर कोई भी मिसलीडिंग एड आप दे रहे हैं, जैसे बहुत सारी घोरा करने की क्रीम है या इस तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं, उस मिसलीडिंग एड के खिलाफ ये पीनलाइज कर सकते हैं ऑपरेटर को। दैट रिजल्ट इन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को 10 लाख तक का फाइन और 2 लाख नहीं 2 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ ही 50 लाख तक का फाइन और 5 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है ऑन रिपीट ऑफेंडर, अगर बार बार कोई क्राइम करते हैं। इसके अलावा एंडोजर को बैन किया जा सकता है फॉर 1 ईयर फॉर फर्स्ट ऑफेंस, एंड रिपीटेड ऑफेंस के लिए 3 साल तक के लिए बैन किया जा सकता है। दिस पोर्शन मस्ट बी रिमेंबर्ड, what rights we are having and what powers are enjoyed by CCPA against misleading ads. Then digital and institutional consumer initiative. So एक तो हुआ एक्ट और उसके अंदर हुआ CCP, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव हैं अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन? So very first one, as we discussed, we are having a consumer welfare fund. और कंज्यूमर वेलफेयर फंड के थ्रू स्टेट्स को, यूटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस, एजुकेशन क्रिएट कर सके। इस फंड के अंदर 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 38 करोड़ रुपीस रिलीज किए जा चुके हैं। देन ई जागृति प्लेटफॉर्म 2025 में ही लॉन्च किया गया है। ये एक यूनिफाइड डिजिटल ग्रीवियांस सिस्टम है, तो यहां पर आप डिजिटल माध्यम से अपना कोई भी ग्रीवियांस नोट करा सकते हैं। तो जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई मोबाइल फोन ऑर्डर किया, लेकिन आपको फॉल्टी मोबाइल फोन दे दिया गया, अब कंपनी उसको चेंज नहीं कर रही है, या किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट लिया वो फॉल्टी निकल गया, या जिस स्टैंडर्ड पर आपको वो प्रोडक्ट प्रॉमिस किया गया था उस स्टैंडर्ड का नहीं है, तो यहां पर आप अपने ग्रीवियांस रजिस्टर करा सकते हैं। एंड द सक्सेस बिकॉज ऑफ डिजिटल बूस्ट हियर, दैट 1.35 lakh cases were filed and 1.31 lakh cases are resolved within 2025 only. Further, National Consumer Helpline 2.0, and this is AI enabled and multilingual platform, जहां पर 12 लाख से ज्यादा कंप्लेंट एनुअली फाइल हो रही हैं, और इसको 65% को डिजिटल मोड्स के थ्रू हम सॉल्व भी करते चले आ रहे हैं। सो दीज आर हैविंग कोटिंग वैल्यूज, कहीं भी आंसर में आप कोट कर सकते हैं। देन जागो ग्राहक जागो पोर्टल और एप्स हैं। भाई ये ऐड तो कब से हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर कि जागो ग्राहक जागो, अपने राइट्स के बारे में आपको अवेयर करने के लिए। अब इसको डिजिटल पोर्टल्स के साथ और एप्स के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं पर भी डार्क पैटर्न्स हैं, मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए और ई कॉमर्स वेबसाइट्स को वेरीफाई करने के लिए। देन वी आर हैविंग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये क्या करता है? स्टैंडर्डाइजेशन, सो सर्टिफिकेशन, हॉलमार्किंग, जैसे BIS मार्क होना। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए मैजरेबल स्टैंडर्ड टूल क्रिएट किए गए हैं कि किस स्टैंडर्ड का ये प्रोडक्ट है, और फिर उसकी स्टैंपिंग के बाद आप इंश्योर हो सकते हैं कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। और अब BIS केयर ऐप भी लॉन्च कर दी गई। देन नेशनल टेस्ट हाउस। आप बहुत सारे सुनते होंगे ना कि फलां कंपनी का आटा आता था वो टेस्ट में फेल हो गया, कोई शहद फेल हो गया, कोई घी फेल हो गया। आई एम नॉट हिंटिंग टुवर्ड्स बाबा जी, बट यस दिस इज द नेशनल टेस्ट हाउस। ये टेस्टिंग और क्वालिटी अश्योरेंस के लिए है, नॉट ओनली फूड बट अदर आइटम्स एज वेल। 2024-25 में अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट 45,000 से ज्यादा सैंपल इन्होंने टेस्ट किए हैं। नेक्स्ट वी कम टू
Legal Metrology Amendment Rules 2025, and this is very important for the pharma sector. जो खासकर मतलब दवाइयाँ नहीं, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं। सो स्ट्रिंगर लेबलिंग नॉर्म्स यहाँ पर रखे गए हैं। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, उनकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। साथ ही कंट्री ऑफ ओरिजिन को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है कि वो चाइना मेड है, यूएस मेड है या इंडिया मेड है। और साथ ही जैसे पान मसाला जैसी चीजें जो बिकती हैं, जिस कॉल्ड हजार्डस टू द हेल्थ एज वेल, और एटलीस्ट डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ, इनकी स्ट्रिक्टर प्राइसिंग रूल्स भी इसके अंदर फॉर्मुलेट किए गए हैं। सो बेसिकली हम ये चाहते हैं सारी गवर्नेंस और खासकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर कि रिएक्टिव गवर्नेंस मॉडल से हम प्रोएक्टिव कंज्यूमर एम्पावरमेंट की तरफ बढ़े। हमारे यहाँ पर अभी तक अगर आप देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट के नाम पे कंज्यूमर फोरम्स एक्टिव हैं और वहां पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, तो ग्रीवेंस रेड्रेसल हो रहा है। बट दिस इज रिएक्टिव। एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जहां प्रोडक्ट बनाने वाले, बेचने वाले और कंज्यूमर्स ये मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर ग्रीवेंस कम से कम होने चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुंचने चाहिए। मूविंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। Now, electoral bond scheme was declared unconstitutional and void by the Honorable Supreme Court in 2024, hence discontinued. Now, what is electoral trust scheme? So, this was launched in 2013, and the objective is to regulate the political donation with transparency and accountability. सो बेसिक समझते हैं ये फ्रेमवर्क कितना वर्क करता है। सो ये लार्जली वैसे तो कोई भी इंडियन सिटीजन भी एज डोनेट कर सकता है। लार्जली इट इज अबाउट द कॉर्पोरेट डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। सो जो कॉर्पोरेट्स ने वो मिलके अपना एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना सकते हैं और उस ट्रस्ट ਦੇ विच विल बी द इंटरमीडिएरी ਵਿਚੋਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸੇ ਟਾਟਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। दैट मे बी सेंट्रल पार्टी और स्टेट लेवल पोलिटिकल पार्टी। देन यह ट्रस्ट उन्होंने बिहाफ ते आह फंडिंग इशू करूगा। बट मेजर थिंग दैट इट इज मोर ट्रांसपेरेंट दैन इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ SBI ਤੇ अलावा ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ECI ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ECI ਤੇ RTI ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So ultimately, it is more transparent way. So it is basically regulated by Central Board of Direct Taxation and also the Electoral Trust Scheme 2013. Then kinanu a funding jaogi. So only those political parties which are registered by Election Commission of India under Section 29A of Representation of People's Act. ਸੋ ਜੋ ਵੀ ECI ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। then this will be regulated by Companies Act and eligible donors कौन कौन डोनेट कर सकता है। मेजरली इट इज अबाउट कॉर्पोरेट फंडिंग द कंपनीज, बट एनी इंडियन सिटीजन, कोई इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ foreign contribution is not allowed. NRIs can fund because they are Indians, but foreign companies, foreign citizens, they cannot donate through electoral trust scheme. Then what are the other major things? That जिन्ना भी ये funding trust receive करूगा, either 95% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ। ਹਾਂ 5% ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਫਿਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੇ 5% ਇਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਓਨਲੀ ਥਰੂ बैंकिंग ट्रांसफर्स दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक, दैट कैन बी चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जो हमारे पास ये है कि हमें मनी की ट्रेल क्लियर होनी चाहिए। देन इट कम्स टू डिस्क्लोजर एंड ऑडिट। सो जो भी यहाँ पर डोनेट करेगा उसका पैन कार्ड नेसेसरी होगा, NRI के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा, और फिर ईयरली ऑडिट रिपोर्ट्स इनको ECI और CBDT के पास जमा करानी होगी। देन कम्स दी
फ्रेंड्स, ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਵੇਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸੀਗੇ, 24-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 98% ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਟਰਸਟ ਆਰ more dominating. Further, it comes to child trafficking and commercial sexual exploitation. Supreme Court came heavily upon child trafficking and also the commercial sexual exploitation that may be in prostitution or that may be in pornography. एप्स्टीन फाइल्स खुल रही हैं, वहां पर पता लग रहा है किस तरह से वेल पावरफुल लोग, इंटेलेक्चुअल्स कहलाने वाले लोग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में ब्रूटली इन्वॉल्व थे। और इंडिया में भी इस तरह की बहुत सारी गतिविधि है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की है जहां पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन से किस तरीके से डील करना है। सो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऑन द एविडेंस, very important that minor inconsistencies in testimony should not be discredited. जे कोई चाइल्ड विक्टिम है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ਦਾ, ਉਹਨੇ गवाही ਦਿੱਤੀ, उसने कोई डिस्पोजिशन दिया, तो फिर अगर उसमें माइनर इनकंसिस्टेंसी है कि वो स्टोरी कई बार बदल जा रही है थोड़ी बहुत कहीं पर या पूरे फैक्ट नहीं बता रहा है, तो उसको डिस्क्रेडिट नहीं करना है। देन सिर्फ चाइल्ड की टेस्टिमनी ही कंक्लूसिव एविडेंस होगा फॉर कन्विक्शन इफ इट इज क्रेडिबल। मतलब एक बच्चा अभी माइनर है तो इसकी गवाही को आप कंक्लूसिव एविडेंस नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। उसकी खुद की टेस्टिमनी के बिहाफ पर भी कन्विक्शन की जा सकती है। एंड देन जो ट्रैफिक्ड चाइल्ड है, जिसको खरीदा बेचा गया है, उसको इंजर्ड विटनेस के तौर पे, विक्टिम के तौर पे ट्रीट करना है, उसको एक्म्प्लिस के तौर पर नहीं ट्रीट करना है। देन कोर्ट must avoid rejecting testimony as against normal human conduct, especially in case of delayed resistance. Further, what are the causes and consequences of trafficking? So, majorly it is driven from poverty, social cause. सो हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर जहाँ बहुत ही गरीब तर आबादी है, वहां पर हम देखते हैं कि फैमिली रिलेटिव खुद ही अपने बच्चों को बेच दे रहे हैं मजबूरी में आकर। तो पहला है पॉवर्टी एंड लैक ऑफ लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। देन लॉ की अवेयरनेस जो है, लो अवेयरनेस और लिटरेसी है, इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। देन ऑल्सो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, वी नो दिस इज इंटरनेशनल फिनोमेना। बच्चों को एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह पर, कहीं लेबर के लिए तो कहीं प्रोस्टिट्यूशन, कहीं पोर्नोग्राफी के लिए बेचा जाना। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, इनकी वीकनेस, और मेजर थिंग इज अबाउट करप्शन। ये सब कुछ एजेंसीज की निगाह के नीचे ही हो रहा है। देन what are the implications? That it is resulting in severe violation of dignity, liberty and bodily autonomy. Then also it reinforces the gender and social inequalities. Further, what are the constitutional legal framework to quote in the examination? That one, Article 23 clearly mandates that there will be a prohibition on trafficking and forced labor. Further, it will be punishable offense according with the law. We will be having example of laws as well. Then Article 21 that guarantees the life with dignity. And if persons are sell as an object, then obviously there is no dignity. Then Article 39 of DPSP, that protection of children from exploitation. DPSP mandates that we have to protect the youth and children from material and moral abandonment, to give them an environment in which they will be raised as a healthy human being. Further, the key laws are Immoral Traffic Prevention Act of 1956, which was renamed in 1986 as well, and more stringent punishment were provided. Then Bonded Labor Abolition Act of 1976, Child Labor Act of 1986, Juvenile Act the which we the provisions ne. Further, POXO Act of 2012, that is protecting the children from sexual exploitation. And then IPC also provide such
punishments. So the basic thing that we are on Viksit Bharat Sankalp Yatra, but still we are grappled with many social voices. That is one of the thing that we are failing to protect our children from sexual harassment, even from child trafficking. When there is a norm that children are the future of any nation, then if these kind of practices persist, then we are playing with our future in most undesirable way. Moving to the disability rights and criminal justice system. So basically एथे disability rights की हम बात कर रहे हैं about criminal justice system कि हमारे criminal justice system में स्पेशली prisons के अंदर जब person with disability जाते हैं तो उनको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है. Basically the whole current affair revolves around two important Supreme Court judgment. That is, one is Muruganathanam versus State of Tamil Nadu and Satya Naravur versus Union of India. So here it comes that in UPSC to state examination, there are various questions upon person with disabilities. So one, there can be direct question that disability rights and criminal justice system. Second, if not direct question, then we are having a quoting value that wherever there's a question about person with disability, we can make an extra point which is often ignored. That we talk about person with disability rights at public places, in institutions, in education, healthcare, and government jobs. But often ignored that how our people with disability are treated by criminal justice system, prisons, or the thanas. So here we come that point one, जो हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्ट है द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016 दैट गारंटीज डिग्निटी इक्वालिटी accessibility to all the persons with disabilities. However, there is very weak implementation. There is total ignorance about this act in the jail and especially in the jail staff also. So what are the common issues faced by disabled inmates जो भी जेल जाते हैं disability के साथ, तो उनको क्या क्या इश्यूज मेनली फेस करने पड़ रहे हैं. देर आर इनएडिक्वेट मेडिकल केयर विच इज वेरी नेसेसरी टू देम. फर्दर, lack of assistive devices like jail infrastructure are of colonial era. They are not in line with the friendly infrastructure in relation to person with disabilities. Then non-accessible infrastructure, as we discussed. Further, absence of personal support. ज्यादा सपोर्ट सिस्टम वहां पर है ही नहीं. देन इट कम्स टू द मुरुगनाथम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. सो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली हाईलाइट किया था और गाइडलाइन दी थी कि किस तरीके से जेल्स के अंदर ट्रीट किया जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज को. सो हियर इट कम्स दैट मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन. आप अलग से मैनुअल्स क्रिएट करेंगे, एंट्रीज करेंगे डायरीज के अंदर कि कौन कौन पर्सन विद डिसेबिलिटी आपके यहाँ जेल इनमेट के तौर पे है. एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड the provisions for specialized healthcare, then physiotherapy and even psychotherapy, that how to accommodate with jail environment, then personal caregivers wherever is necessary. If some person is dealing with the mobility or inability to move, then personal assistance भी उनको दिया जाए ताकि वो necessary कामों के लिए जेल premise में move कर सकें. Then the Supreme Court also gave directive to revise the prison modules or prison manuals in line with rights of person with disability act. कि जितने भी जेल मैनुअल हैं उनको अपडेट कीजिए और उसमें जो 2016 का एक्ट है अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उन सब प्रोविजंस को भी इनलाइन कीजिए, इंक्लूड कीजिए. देन प्रिजन स्टाफ की मैंडेटरी ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन होना चाहिए. जैसे कई बार देखते हैं कि प्रिजन स्टाफ पहले ही बहुत रूड है, सो दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड टू द नीड्स of jail inmates of person with disabilities. Then monitoring and regular audits होने चाहिए, inspections. What is doing NHRC rather? NHRC के पास कोई mandate है ना that उनकी तो ये एक function है to regular visit the jails and see the human rights. So they, even NHRC and state human rights commissions must especially focus at the person with disability rights in the jails. अब इनिशियली हुआ ये कि तमिलनाडु का केस था तो ये पहले सिर्फ तमिलनाडु में ही इंप्लीमेंट हुई सारी चीजें.
लेकिन फिर देयर इज सत्यन नरवूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2025 recently in this judgment. The earlier judgment, which was limited to Tamil Nadu only, now it is implemented throughout the territory of India. So पहली बात तो वही सारी चीजें अब सभी जेलों पे लागू की जाएंगी. Further, it comes with that they ordered grievance redressal mechanism. तो जेल में स्पेशल कोई सेल होना चाहिए जहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटी अपनी शिकायतें दर्ज कराएं और उनकी शिकायतों का निवारण हो सके. फर्दर, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए फ्रॉम प्रिजन स्टाफ टू जेल इनमेट्स. सबको अवेयर किया जाएगा अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. देन ऑल्सो about rehabilitation and skill development in prisons. You have to integrate or reintegrate the so-called criminals with the society. Even if they are under trial prisoner, then you cannot call them criminal. So skill development के ऊपर भी फोकस किया जाए. Then visitation rights को enhance कीजिए. मतलब फैमिली मेंबर रेगुलर इंटरवल पर लगातार विजिट कर सकें फॉर अ सोशल एंड मॉरल सपोर्ट टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी. सो राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट याद रखें प्रिजन स्टाफ पे भी लागू होता है. इसमें प्रिजन स्टाफ को एक्सक्लूड नहीं किया गया है. ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा. एंड देन ensure accountability through penal consequences. In jail manual there shall be inclusion of punishment provision कि जहां पर भी jail staff या other inmates वो violate करते हैं rights of person with disability, then they will be punished according with the law. So what is the constitutional significance? These two particular judgment by the Supreme Court will uphold the constitutional morality, and especially like Sunil Batra case, that very important thing, that फंडामेंटल राइट्स डू नॉट एंड एट द गेट्स ऑफ प्रिजन. ये ना सोचें कि जेल के बाहर ही खड़े रहेंगे फंडामेंटल राइट. अगर जेल इनमेट भी कोई है, वेदर कन्विक्टेड और नॉट कन्विक्टेड, even certain fundamental rights will be enjoyed by them. For example, Article 14, equality among the jail inmates. Then more important about Article 21, right to dignified life. Even if there is a death row convict, he or she enjoyed right to dignified life until he or she is not executed. So, person with disabilities, jail inmates will also enjoy these rights. These two judgments will reinforce these fundamental rights in jail premises. Then, what can be the way forward? Further, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो आ गई है सर, लेकिन जजमेंट को लागू करने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे. आपको जेल मैनुअल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे. तो जेल अथॉरिटीज को जल्दी से पहले गवर्नमेंट को एसओपी डिजाइन करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को खासकर. एंड देन इट कम्स टू दैट जेल मैनुअल्स में चेंज लाया जाए. देन डिसेबिलिटी ऑडिट्स लगातार होने चाहिए. उसी से हमें परफॉर्मेंस का पता लगेगा ये जजमेंट कितनी लागू हो रही है, एसओपी कितनी अच्छी है, क्या खामियां है, क्या चेंज होना चाहिए. देन एडिक्वेट बजट एलोकेशन फॉर हेल्थ केयर एंड एक्सेसिबिलिटी. सो जब भी लॉ एंड जस्टिस का बजट पास किया जाए तो जेलों में हेल्थ केयर और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी स्पेशल बजट होना चाहिए. देन ओवरसाइट एंड ग्रीवियंस बॉडीज होनी चाहिए. एनएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उनको प्रोएक्टिवली इसके लिए काम करना चाहिए. एंड ऑल्सो वी कैन थिंक ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ इनकार्सिनेशन. जो सिवियरली डिसेबल्ड है अंडर ट्रायल, तो लाजमी नहीं इनको जेल में ही रखा जाए. अलग से कुछ प्रोटेक्शन होम्स हो सकते हैं जहां पर इनको डिटेन करके रखा जा सकता है. बट दिस अबाउट more severely disabled under trials. Then we come to the practice question. Consider the following statement with reference to the Consumer Protection Act 2019 and National Consumer Day. National Consumer Day is observed on 24th December to mark the enactment of Consumer Protection Act 2019. This is a bit technically wrong because it is rather Consumer Protection Act 1986. That's why it is wrong. Otherwise, 24 December को celebrate करते हैं. The Consumer Protection Act 2019 was enacted mainly to deal with challenges arising from e-commerce, digital markets and misleading advertisement. तो देखिए 1986 का भी लॉ था, लेकिन ये जो इमर्जिंग ट्रेंड आए हैं यहाँ पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ही 2019 का एक्ट पास किया गया. Then under section 2 subclause 28, the Consumer Protection Act 2019, a misleading advertisement includes क्या क्या हो सकती है misleading advertisement? That concealment of material information relating to a product or service. तो हाँ जी,
जैसे हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे कि किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में अगर एनिमल फैट यूज हुआ है और आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में आएगा. देन सेक्शन 20 of the Consumer Protection Act 2019 empowers the Central Consumer Protection Authority to order modification or discontinuation of misleading advertisement only against manufacturer traders, not endorsers. Wrong. CCPA is empowered to make orders against मैन्युफैक्चरर्स एज वेल, जो उस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हैं और जो उसको एंडोर्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी ऑर्डर आ सकता है. मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी उसको प्रमोट कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी ये सीसीपीए एक्शन ले सकता है. सो हियर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? बी, टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. Coming to next, consider the following statements with reference to the rights of person with disabilities in prison and recent Supreme Court judgment. That the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 expressly excludes prisons from its scope, which is why judicial intervention was required to protect disabled person. Wrong. As per Supreme Court judgment, जो RPWD Act है, this also includes prison authority, so expressly exclude नहीं करता है. Then L. Muruganathan versus State of Tamil Nadu, Supreme Court directed mandatory identification of prisoners with disability and provision for medical care, therapy and personal assistance. Personal assistance की भी बात अगर possible है तो दिया जाए. Correct statement. Then Muruganathan judgment required revision of provisional prison manuals and training of prison officials on disable right, along with monitoring and through audits and inspection. All keywords are there. Then in Satyan Naravur versus Union of India 2025, the Supreme Court extended these safeguards to all states and UTs and mandated grievance redressal and rehabilitation measures for disabled inmates. Correct statement. So here, how many correct? C, only 3 statements are correct. Lastly, main answer writing question. Examine the regulatory framework governing electoral trust and critically assess their effectiveness in promoting transparency, accountability, and democratic integrity in political financing. This, which is cry of the day. That will be all for today. Thank you so much.